हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई की स्पेशल क्लास लेकर के हम आज आए हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिटी की क्लास फर्स्ट लेक्चर के बारे में, और इसमें जानेंगे कि पॉलिटी का बेसिक लेक्चर क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ तथ्य होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम जानें कौन कौन से ऐसे जो राज्य व्यवस्था हम लोग को पढ़ना यूपीएसआई के लिए, उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? जब हम लोग पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस शब्द को लिखने के बाद ही यहाँ तो भारतीय शब्द का मतलब क्या है और राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, इनके बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे। उसके बारे में हम लोग जानेंगे है क्या। यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था शब्द लिखा गया है, इस राज्य व्यवस्था शब्द में एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है राज्य। तो हमें यह जानना है कि राज्य है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य क्या है। राज्य एक सभ्य समाज की पहचान है। राज्य क्या है? एक सभ्य समाज की पहचान है। सभ्य समाज के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। राज्य क्या होता है, राज्य हम किसको कह सकते हैं, किसको राज्य नहीं कर सकते हैं, क्या भारत एक राज्य है या भारत एक राज्य नहीं है। किसी भी समाज की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। कोई भी समाज अपने आप में कैसे सुरक्षित रह सकता है या राज्य में रहने वाले नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यह हमारा संविधान या हमारा राज्य व्यवस्था बताता है। यह हमारा भारतीय संविधान बताता है कि क्या क्या चीजें हैं जिससे राज्य में रहने वाले नागरिक हमारे क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना, स्वरोजगार, नए नए स्वरोजगार को उत्पन्न करना, ये राज्य का कार्य होता है। राज्य में ही राजनीति होती है। क्या होती है? राजनीति होती है। राजनीति दो शब्द से मिलकर बनी है, राज्य प्लस नीति, राज्य प्लस नीति। राज्य में नागरिक रहते हैं, राज्य में नागरिक रहते हैं और इन्हीं के लिए नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार क्या बनाती है? इनके कल्याण के लिए सरकार नीतियां बनाती है। क्या बनाती है सरकार? नीतियां बनाती है। तो यहां पर प्रश्न यह है कि राजनीति किसे कहते हैं, या राजनीति समस्त नागरिकों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए या सार्वजनिक कल्याण के विकास के हित या सार्वजनिक कल्याण के विकास हेतु किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक कल्याण के विकास हेतु, सार्वजनिक कल्याण के विकास हेतु किया गया कार्य राजनीति कहलाती है। क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। सार्वजनिक कल्याण के विकास हेतु किया गया कार्य क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। तो राजनीति होती कहाँ है? राज्य में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, एक राज्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं
कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम राज्य कह सकते हैं। एक राज्य कौन सा है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा ऐसे फैक्ट हैं जिससे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह राज्य है या राज्य नहीं है। तो एक राज्य के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो होता है वह होता है पर्याप्त जनसंख्या। क्या होता है पहला पॉइंट होता है कि पर्याप्त जनसंख्या, पर्याप्त जनसंख्या। दूसरा पॉइंट होता है निश्चित भूभाग, दूसरा पॉइंट होता है निश्चित भूभाग। तीसरा पॉइंट होता है सरकार। चौथा पॉइंट होता है कि संप्रभुता। चौथा पॉइंट क्या होता है, संप्रभुता। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के अंतर्गत पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, निश्चित भूभाग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, सरकार शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, या संप्रभुता का प्रयोग क्यों किया गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्याप्त जनसंख्या मतलब क्या है। किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या उसका पहला मानवीय तथ्य होता है। क्या होता है, किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या उसका एक पहला मानवीय तथ्य होता है। भारतीय संविधान में जो राज्य की डिफिनीशन, जो राज्य की परिभाषा बताई गई है, उसमें ये शब्द इसलिए लिखा गया, जनसंख्या शब्द का उल्लेख नहीं है, वहां पर पर्याप्त जनसंख्या शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब इसलिए है क्योंकि किसी भी राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ये निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया गया। पर्याप्त जनसंख्या शब्द में और हम जानेंगे इसका मतलब क्या है कि कहा जाता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा ना हो कि वहां पर रहने वाले नागरिकों को दिक्कत हो, और कहा गया किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी कम भी ना हो कि वह अपनी सुरक्षा ना कर सके। किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा ना हो कि लोगों को दिक्कत हो, और किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी भी कम ना हो कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं ना कर सके। जैसे बड़े बड़े देश हमारे हैं, भारत चाहे जैसे देशों में पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है, और छोटे देश वेटिकन सिटी जैसे ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा है निश्चित भूभाग का मतलब क्या है। निश्चित भूभाग का शाब्दिक तात्पर्य यह है, यदि किसी भी राज्य के समीप समुद्र है, क्या है, समुद्र है, और उस समुद्र का लगभग 15 मील की दूरी उस राज्य की मानी जाएगी। सपोज दैट, जैसे मानिए कि अगर ये हमारा बॉर्डर समुद्र है, इस तरफ हमारा पाकिस्तान है और इस तरफ हमारा इंडिया है, तो यहाँ तक कि 15 मील की दूरी ये किसकी होगी, भारत की होगी, और 15 मील की दूरी कितनी होगी, इधर से पाकिस्तान की होगी। अर्थात निश्चित भूभाग में 3 पॉइंट की बात किया गया। कौन कौन से, वायुमंडल की बात किया गया है, जलमंडल की बात किया गया है, और थलमंडल की बात किया गया है। अर्थात 15 मील तक की दूरी जो होगी वायुमंडल का वह इस देश का होगा, और 15 मील तक की दूरी उधर से उस देश का होगा। सेम जलमंडल का वही प्रोसेस है, थलमंडल का भी वही प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सरकार का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या है। जिस प्रकार से किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है, सेम प्रकार है किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। बिना ईंधन की गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार से बिना सरकार की कोई क्या नहीं चल सकती, राज्य नहीं चल सकता। सरकार की जब भी बात होती है तो उसमें कहा जाता है यदि सरकार एक व्यक्तियों की सरकार हो, एक व्यक्ति की सरकार हो, किसकी हो, यदि एक व्यक्ति की सरकार हो तो एक व्यक्ति को सरकार को हम कहते हैं राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। अगर कुछ व्यक्तियों की सरकार होती है, कुछ व्यक्तियों की सरकार होती है, उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र होती है।
और जहां पर सभी की सरकार होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो हमने कहा कि सरकार को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार राज्य पर अपना शासन करती है नियम कानून के द्वारा, और यदि एक व्यक्ति की सरकार होगी उसे हम राजतंत्र कहते हैं। अगर कुछ व्यक्तियों की सरकार होगी उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं, या लगभग सभी व्यक्तियों के जहां पर शासन होता है या होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है राज्य का, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, वो हमारा है संप्रभुता। यदि संप्रभुता के बारे में हम और गहन से जानना चाहें तो संप्रभुता का शाब्दिक तात्पर्य है कि संप्रभुता को और हम सरलीकरण भाषा में लिखना चाहें तो इसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, या और सरलीकरण भाषा में लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा जनता की शक्ति। क्या होगा? जनता की शक्ति। जनता की शक्ति। ये राज्य का आत्मा है संप्रभुता। कहा जाता है कि यदि शरीर में अगर कोई पूछे आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अगर हमने कह दें कि हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, सब कुछ हो रहते हुए अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर निरर्थक हो जाती है। सेम प्रकार से यदि हम किसी भी राज्य के से संप्रभुता को निकाल दें तो फिर राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी राज्य की कल्पना बिना संप्रभुता की नहीं की जा सकती है। जिस राज्य में यदि संप्रभुता ना हो तो उस राज्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। संप्रभुता में अगर बिना संप्रभुता के जो राज्य होता है वो डाकुओं का समूह बन जाता है। संप्रभुता वह अंग है राज्य का जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति स्वयं तय करता है, और एक राज्य को चलाने के लिए या एक राज्य का निर्धारण हम सिर्फ संप्रभुता से कर सकते हैं कि कौन राज्य है कौन राज्य नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य है, क्या उत्तर प्रदेश राज्य है, तो हम इन्हीं 4 फैक्टों से डिफाइन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है या नहीं है। क्योंकि ये अगर जिस के पास ये 4 तथ्य होंगे, पर्याप्त जनसंख्या होगा, निश्चित भूभाग होगा, सरकार होगा, संप्रभुता होगा, वही राज्य माना जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है या राज्य नहीं है। इन सब के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं आपको आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको लेना चाहें तो। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है राज्य और राष्ट्र मिलकर क्या बनता है, राष्ट्र राष्ट्रीयता में क्या अंतर होता है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, भारत को कब हम डोमिनियन स्टेट कहते थे, भारत कब उपनिवेशवाद था, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राज्य के अंतर्गत 4 फैक्ट होंगे। हमने पढ़ा राज्य के अंतर्गत 4 फैक्ट कौन कौन से हैं। एक बार हमारे साथ रिपीट करिएगा, तभी पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। आप कॉपी कलम लेकर के बैठें जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। एक बार रिवीजन करने के बाद आप तुरंत उसको समझ जाएं। हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। फिर हमने कहा निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए।
सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। ये राज्य के 4 मुख्य तत्व हैं जिनसे हम ये डिफाइन करते हैं कि राज्य है या कौन राज्य नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर राज्य है, इनमें से कौन राज्य है, इनमें से कौन राज्य है, इनमें से कौन राज्य है? ऑप्शन हो उत्तर प्रदेश, उत्तर या यूपी लिख दें डायरेक्ट, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपको लिख दिया जाए बिहार। तीसरा लिखा जाए उत्तराखंड, यूपी लिख दे उत्तराखंड। चौथा पूछा जाए इंडिया। ये हमारा मान लीजिए प्रश्न है, तो हम लोग ये जानना है कि राज्य है क्या। तो हम लोग ये जानेंगे चारों ऑप्शन में कौन राज्य है कौन नहीं। हम इसके बेस पे, इस आधार पर हम तय करेंगे राज्य कौन है कौन राज्य नहीं है। तो उत्तर हमने बताया अभी बेसिकली परिभाषा कि ऐसा राज्य जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति स्वयं तय करता है राज्य कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश अपनी गृह नीति और विदेश नीति स्वयं तय करता है? नहीं, उत्तर प्रदेश अपनी सिर्फ गृह नीति तय कर सकता है, विदेश नीति नहीं तय कर सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश हमारा क्या हो गया? रंग हो गया। दूसरा है बिहार, सेम प्रोसेस, बिहार का बिहार भी नहीं कर सकता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा गया इंडिया, इंडिया अपनी, अर्थात जब इंडिया की बात होगी, सरकार की बात होगी, तो भारत सरकार का मतलब होगा यहाँ का जो गृह नीति और विदेश नीति को तय करता है वही सरकार कहलाता है। तो भारत के गृह नीति और विदेश नीति को तय करने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ भारत का प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? भारत का प्राइम मिनिस्टर है। तो इंडिया हमारा क्या है? एक राज्य है। क्यों? क्योंकि इसके पास पर्याप्त जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। जबकि उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है। हम जानेंगे कि भारत कब उपनिवेशवाद था, भारत कब डोमिनियन स्टेट था और भारत कब संप्रभु राष्ट्र बना। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां पर फाइट लिखते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। क्या था? भारत एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? एक उपनिवेशवाद था। दूसरा पॉइंट, 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद और 25 जनवरी 1950 के पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट था। भारत एक क्या था? डोमिनियन स्टेट था। भारत एक डोमिनियन, अभी बताएंगे क्यों। तीसरा फैक्ट था 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बना? संप्रभु राष्ट्र बना। भारत एक क्या बना? संप्रभु राष्ट्र बना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद था? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद और 25 जनवरी 1950 के पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट था? क्या था? भारत एक डोमिनियन स्टेट था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है भारत हमारा एक संप्रभु राष्ट्र बना?
तो सबसे पहले हम जानेंगे 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा जो ये देश है ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले अगर बात मैं करूं, कानून और सरकार दोनों किसके हाथों में थे? कानून और सरकार दोनों अंग्रेजों के हाथ में थे। इसलिए भारत को हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद कहते हैं। 15 अगस्त को हमारा भारत देश जब आजाद हुआ, भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन भारत को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए 15 अगस्त 1947 के बाद और 25 जनवरी 1950 के पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट था। कोई आपसे पूछे कि 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत क्यों था, आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि भारत के पास ना तो सरकार थी, भारत के पास ना तो कानून था। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। कोई आपसे पूछे कि भारत कब डोमिनियन स्टेट था, तो आप बताइएगा उनको कि 15 अगस्त 1947 के बाद और 25 जनवरी 1950 के पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट इसलिए था क्योंकि भारत के पास सरकार तो थी, लेकिन कानून बनाने का अधिकार मेरे पास नहीं था। इसलिए कि डोमिनियन स्टेट हमारा कब था? 15 अगस्त 1947 के बाद और 25 जनवरी 1950 के पहले। भारत संप्रभु कब बना? भारत संप्रभु तब बना जब 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया। तो भारत क्या बन गया? एक संप्रभु राज्य बन गया। संप्रभु राज्य के बारे में हमने बताया कि संप्रभु राज्य वह होता है जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति स्वयं तय करता है, वह संप्रभु राज्य कहलाता है। हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 के बाद और 25 जनवरी 1950 के पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट था, इसलिए क्योंकि भारत के पास सरकार थी लेकिन कानून नहीं था। 26 जनवरी जब 1950 को हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार होगा तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र या संप्रभु राज्य के रूप में उभरा, जहां पर हमारे पास दोनों हो गई। अब हमारे पास सरकार भी हो गया और हमारे पास क्या हो गया? कानून भी हो गया। तो हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही जानेंगे कि भारत में राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हम राज्य मानेंगे। हमने बताया आपको, आइए डिवीजन करते हैं 5 मिनट में। राज्य के 4 मुख्य अवयव तत्व हैं। पहला है पर्याप्त जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। हमने बताया कि भारतीय संविधान में राज्य के अंतर्गत पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? पर्याप्त जनसंख्या का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए भारतीय संविधान में निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या का जिक्र किया गया। जनसंख्या इतनी ज़्यादा न हो कि वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा ना मिल सके, जनसंख्या इतनी कम भी ना हो कि अपने सुरक्षा कम ना कर सके। निश्चित भूभाग का मतलब होता है कि वायुमंडल, जनमंडल, स्थल मंडल के तीनों सीमाओं या क्षेत्र जो होता है, वायुयान क्षेत्र, स्थल क्षेत्र, जल क्षेत्र का तीनों भाग उस आधे भाग में उस देश का होगा, आधा इस भाग का होगा। तीनों भाग समान भाग में डिवाइड किया गया है। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार राज्य का एक संचालक एजेंट होता है जिसके माध्यम से सरकार राज्य प्रशासन करती है। हमने कहा कि सरकार को अगर कुछ व्यक्तियों की सरकार होती है तो कुलीन तंत्र होता है, अगर एक व्यक्ति की सरकार होती है तो राजतंत्र होता है, अगर सबकी सरकार होती है तो लोकतंत्र होता है। हमने बताया संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता वह होती है जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति स्वयं तय करती है, संप्रभुता कहलाती है, राज्य कहलाती है। डायरेक्ट आप परिभाषा बताइएगा। राज्य वह होता है जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति को स्वयं तय करता है, वह राज्य कहलाता है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल बेस्ट।